हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहने वाला है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका सबसे पहले अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब और साथ साथ आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, आपका अवतल और उत्तल लेंस टॉपिक में नहीं, लेंस पूरा ही आपका सिलेबस में नहीं दिया है, सिर्फ दर्पण है, तो हम दर्पण को ही पढ़ेंगे। फिर भी लेंस से जुड़े हुए जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको मैं आपका करवा दूंगी। ठीक है, 2 दिन आपकी सही से क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं आपके नोट्स बना रही थी, मैथ्स और साइंस की। दोनों ही सब्जेक्ट के आपके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, कल या परसों तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साइंस मैथ्स दोनों का। उसके बाद आपका जो भी रहेगा, रिवीजन क्लास रहेगी, क्या रहेगा वो सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले प्रतिबिंब को समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है आपका, कि जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस वहाँ पर जो वो बिंदु होगा वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जो प्रकाश हम सभी जानते हैं कि जो दर्पण है, दर्पण में क्या होता है, एक साइड आपकी पॉलिश होती है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण आई, टकराई, तो क्या होता है, वापस लौट जाती है। यही घटना क्या कहलाती है, आपकी परावर्तन कहलाती है। तो जब प्रकाश किरणें आती हैं, किसी दर्पण से टकराती हैं और वापस लौट जाती है, तो वापस लौटते समय वो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं सारी की सारी किरणें, और उसी बिंदु पर क्या होता है, जो भी वस्तु सामने रखी गई हो उस वस्तु की हूबहू वैसा ही चित्र बन जाता है, और वही चित्र आपका कहलाता है प्रतिबिंब। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके घर, सभी के घर में मिरर होता है ना, समतल दर्पण होता है वो, तो मिरर के सामने क्या, अगर आप खड़े होंगे जाके, तो आपको क्या है, अंदर अपने जैसा ही कोई चित्र दिखाई देता है ना, वो चित्र क्या है, आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, परछाई और प्रतिबिंब में अंतर है। परछाई का कोई कलर नहीं, मतलब एक ही कलर की होती है आपकी, ब्लैक कलर की, लेकिन प्रतिबिंब में क्या है, सेम पूरा का पूरा आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, सेम जो वस्तु होती है, दूसरी वस्तु वैसे ही, प्रतिबिंब में क्या है, वस्तु के जैसे ही एक दूसरी आकृति आपको दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, कि जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई हैं, तो वहां पर आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी में क्या होता है, जब पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहां पर होता है आभासी प्रतिबिंब। अब इसको अगर तैयार करना है तो इसको ऐसे तैयार करो कि वास्तविक में क्या होगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंबों की खासियत होती है कि ये सदैव उल्टे बनते हैं। उल्टे का मतलब क्या है, कि मान लीजिए ये आपकी कोई वस्तु है, कोई इंसान खड़ा हुआ है ना, अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ये हो गया उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं सदैव। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब को बता दूं, ये रही आपकी वस्तु, और जब इसकी इमेज बनेगी तो ये कैसी होगी, आभासी में आपकी सीधी इमेज बनती है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब आपके सदैव कैसे रहते हैं, सीधे होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, आपके उल्टे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। ये आपका वास्तविक था और ये आपका किस में आता, आभासी में। चलो आगे बढ़ते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर तो इनकी डेफिनेशन का ही है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ये क्या होते हैं, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर जो किरणें होती हैं वो वास्तविकता में मिलती हैं, लेकिन आभासी में क्या है कि केवल हमें मालूम पड़ता है कि क्या है, मिल रही हैं, जैसे आपको समतल दर्पण में पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसका। अच्छा, यहाँ परावर्तन और अपवर्तन दोनों में ही आपका क्या कहते हैं, सॉरी, जो आपका परावर्तन और अपवर्तन है वो दोनों आपको देखने को मिलेंगी। लेंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेंस अगर होता तो यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है, फिर भी आपके क्या है, इमेज बनती है। तो लेंस अगर होता तो वहाँ पर आपको ये अपवर्तन वाला टॉपिक समझ में आता, लेकिन लेंस दिया नहीं है, दर्पण है, तो दर्पण तक का ही हमें सीखना है। नेक्स्ट है आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं इनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब आपके उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ये कैसा बन जाएगा, आपका उल्टा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण को समझ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होते हैं, तो दर्पण में क्या होता है, एक चमकीला
पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होता है और एक आपका कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। जैसा कि हमने अपने घर का मिरर देखा है, ठीक है, अगर आप उसको देखो तो एक तल पर क्या होती है, पॉलिश होती है। पॉलिश किसकी होती है, पारे या चांदी की होती है। उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, AgNO3 की पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये आपका बन जाती है, आपकी पॉलिश होती है, ठीक है। और जो इन पॉलिश के बाद जो दर्पण बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं। पहला बनता है समतल दर्पण, दूसरा बनता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसे बनेगा, जब हमने कोई कांच, एक प्लेन कांच ले लिया और उसकी एक तरफ पॉलिश कर दी तो आपका क्या बन गया, समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय शब्द है ना, यानी कि किससे बना होगा, एक गोले से बना हुआ होगा। तो पहले समतल को समझ लीजिए, समतल कैसे होते हैं, समतल कांच के एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। गोलीय दर्पण की बात करें, मान लीजिए हमने एक गोला ले लिया, इस गोले का हमने कोई एक पार्ट कट कर लिया, ये वाला, ठीक है, ये पार्ट आपका इस तरीके से बन गया और हमने इसके एक तल पर पॉलिश कर दी तो ये आपका क्या बन गया, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये क्या बन गया, आपका गोलीय दर्पण बन गया, ठीक है। ऐसी इस तरीके से भी ले सकते हो और इधर पॉलिश कर दी हमने तो ये जो एरिया बन गया ये क्या बन गया, आपका गोलीय दर्पण, ठीक। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, उनकी क्या विशेषता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई हो। जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका कोई दर्पण लगा हुआ है और इस दर्पण के सामने हमने 5 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रख दी है, ठीक है। तो अब इसका दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। समझ में आ गई बात कि वस्तु जो है दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होगी अंदर उसका प्रतिबिंब भी क्या है, उतनी ही दूरी पर बनता है। आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो ना, तो आप जैसे मान लो पहले खड़े हैं तो कहीं आपका प्रतिबिंब बना होगा शीशे के अंदर, अगर आप पास चलते चले जाओगे तो उधर से क्या आपको लगेगा, प्रतिबिंब भी कैसा है, पास आ रहा है। फिर आप दूर जाओगे तो आपको लगेगा प्रतिबिंब भी क्या है, दूर जा रहा है। तो जितनी आपकी और दर्पण के बीच की दूरी होगी उतनी ही जब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से अंदर की तरफ होगी, ठीक है, दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये तो सही बात है, जितने बड़े हम होते हैं उतने ही बड़े उसमें अंदर दिखते भी हैं। चाहे तो आप जाइए भी अपने मिरर के सामने, कोई भी पेन या पेंसिल और भी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, बुक नोटबुक आप देखें, एक तो पहले अपनी इमेज देखो, उसके बाद बुक नोटबुक भी सामने रखोगे तो जितने साइज़ की बाहर होगी उतने ही साइज़ की वो अंदर दिखेगी, यानी कि आकार क्या होता है, बराबर आकार का बनता है। और तीसरा पॉइंट है आपका, ये जो प्रतिबिंब होते हैं ये कैसे होते हैं, पार्श्व परावर्तित होते हैं। पार्श्व परावर्तित का मतलब ये होता है कि उल्टे हो जाते हैं। मिरर इमेज आपने देखी होगी, जैसे मैं आपको बता दूं, हमने ले लिया एल, और एल की जब हम मिरर इमेज बनाएंगे या एल को जब मिरर इमेज में चेंज किया जाएगा तो ये एल क्या बन जाता है आपका, ये एल बन जाता है कुछ इस तरीके का, बनता है या नहीं बनता है। ये एल, अगर हम इस एल की मिरर इमेज बनाए तो कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी इस तरीके से। ऐसी और भी आपका कोई अक्षर ले लेती हूँ मैं, मान लीजिए हमने ले लिया बी, और इस बी की मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। यही क्या होता है, आपका पार्श्व परावर्तित होता है ये आपका जो समतल दर्पण है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आपका, और नेक्स्ट रहा आपका दर्पण, तो मैंने आपको समझा ही दिया है। आगे बढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण की तरफ। गोलीय दर्पण जो होता है आपका किससे बनता है, किसी खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। इस तरीके से कोई गोला ले लिया, हमने इसको कट किया तो आपका जो दर्पण बना लेंगे हम, वो क्या बन जाएगा, आपका गोलीय दर्पण बन जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। अब पहले हम देखते हैं उत्तल को। उत्तल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है और पॉलिश जो होती है वो धसे हुए भाग पर होती है, उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। जैसे मान लीजिए ये हमने एक गोला था हमारे पास, मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ, ये एक गोला था हमारे पास, इस गोले में से क्या किया हमने, इतना सा पार्ट क्या कर लिया, कट कर लिया, बाकी सारा पार्ट हटा दिया। अब इस इतने कटे हुए पार्ट में हमने क्या किया, हमने पॉलिश करी, कौन से, अंदर जो धसा हुआ भाग है ना, अंदर की साइड हमने कर दी पॉलिश, दिख रही है ना ग्रीन कलर से, हमने ग्रीन कलर से पॉलिश करी है, ये रही आपकी पॉलिश कर दी। तो इसके बाद जो बाहर का एरिया है ना, ये वाला आपका क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ, यानी कि किरण आएगी तो टकरा के वापस लौटेगी, ठीक है। ये वाला एरिया कैसा बन गया, आपका परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो यही क्या कहलाएगा, आपका उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए सतह से परावर्तन होता है और धसे हुए तल पर क्या होती है, पॉलिश होती है, ठीक है।
चलो अगर यहीं पर हम क्या करते, हम दूसरा इमेज मिरर बनाते अवतल। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, हमने ये काट लिया। अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं, उभरे हुए तल से तो क्या होता है, पॉलिश होती है। उभरे हुए तल पर हम कर देते हैं पॉलिश, और जो धंसा हुआ तल होता है हमारा, वहाँ से क्या होता है, परावर्तन होता है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से क्या बन जाता है आपका अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, आगे समझ लो इसको। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होता है, इस गोलीय दर्पण में जिसमें प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तल से होता है तथा उभरे हुए तल पर क्या होगी, आपकी पॉलिश होगी, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। इस तरीके से ये काट लिया। बाहर की साइड हमने पॉलिश कर दी उभरे हुए तल पर, और अंदर का जो तल हो गया, क्या हो गया, परावर्तन के लिए तैयार। और ये क्या कहलाएगा आपका, अवतल दर्पण। अब प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ दर्पण से जुड़ी हुई परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली है आपकी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है ना, उस गोले का जो केंद्र होगा वही आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक गोला था आपका, और इस गोले से हमने क्या किया, एक दर्पण बना दिया। ठीक है, एक गोला था हमारे पास और इस गोले से हमने एक दर्पण बना दिया। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र हमने मान लिया यहाँ पर C है, तो ये जो केंद्र होगा यही केंद्र क्या कहलाएगा, इस जो यहाँ पे दर्पण बनेगा ना, उस दर्पण का केंद्र भी कहलाएगा। ठीक है, तो आप वक्रता केंद्र को समझ गए ना, कि गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण से हम काट के दर्पण बनाते हैं, उस पूरे गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यही वक्रता त्रिज्या को भी समझ लो, कि वक्रता केंद्र से लेकर जो आपका ये परावर्तक सतह होगी ना, ध्रुव, इसके बीच की जो दूरी होती है यही कहलाती वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव होता है आपका ये जो आपका पॉलिश किया गया भाग है ना, परावर्तक सतह। इस परावर्तक सतह का जो मिड पॉइंट होता है वही आपका कहलाता है क्या, ध्रुव कहलाता है, यानी कि बीच का बिंदु। वक्रता त्रिज्या बता ही दी है कि वक्रता केंद्र से लेकर आपकी P तक की दूरी कहलाती वक्रता त्रिज्या। एक तरफ आपका दिया है अवतल दर्पण और दूसरी तरफ मैंने बनाया हुआ है उत्तल दर्पण। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपकी उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, दर्पण के अंदर होता है, क्योंकि जिधर पॉलिश है उधर ही साइड क्या है आपका वक्रता केंद्र। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, पॉलिश की अंदर, यानी कि अंदर की तरफ दिखाई देगा वक्रता केंद्र। आगे बढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या आप समझ ही गए हैं कि क्या, P से लेके आपकी केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव क्या होता है आपका, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव, जो मैंने आपको यहाँ से बता ही दिया है। ये गोलीय दर्पण था, इसका जो परावर्तक सतह रही, इस परावर्तक सतह का मिड पॉइंट कहलाता है आपका ध्रुव। ठीक है, और केंद्र क्या होता है, जिस गोले से ये काट कर बनाए गए हैं उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, क्या आपका वक्रता केंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये रहा आपका, इस तरीके से दर्पण बना दिया मैंने, और ये आपकी रही C और ये रहा आपका P। तो C और P को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी मुख्य अक्ष। सारे पॉइंट उम्मीद कर रही हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं फोकस की। तो फोकस क्या होता है आपका, फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वही कहलाता है आपका फोकस। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष से जितनी भी किरणें जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो सारी किरणें क्या होता है, किसी एक ही बिंदु से निकलती हैं। सारी की सारी किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलेंगी, तो वही बिंदु क्या कहलाता है आपका, फोकस कहलाता है। बात आ गई समझ में मेरी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी एक ही बिंदु से निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु आपका मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण, उसके बाद हम देखेंगे क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है, इन दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे उनको समझने से पहले हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। पहली कंडीशन है आपकी, चाहे आपका कोई सा भी दर्पण हो, आपका चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, अगर कोई भी किरण आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वो कहाँ से गुजरेगी, हमेशा फोकस से होकर निकलती है। ये बात तो अभी मैंने आपको क्लियर करी थी। मान लीजिए यहीं पर आपका क्या होता, उत्तल दर्पण होता, तब भी ये कहाँ से निकलती आपकी, वहीं से निकलती, कहाँ से, फोकस से। उसको भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। ये रहा आपका क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में आपका वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है,
वक्रता केंद्र मिरर के अंदर होता है, और जहाँ वक्रता केंद्र होगा वहीं क्या होगा, आपका फोकस भी होगा। मान लीजिए और जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से आएगी, इधर से आएगी, दर्पण के पीछे से तो आएगी नहीं, अब बाहर से ही तो आएगी ना। तो जब प्रकाश किरण क्या है, बाहर से आती है, टकराती है, तो टकराने के बाद ये क्या होता है, मुख्य फोकस से निकलेगी। तो ये क्या होती है, ये अंदर की तरफ जब हम इसको डॉट ड्रॉ करेंगे तो हम डॉटेड डॉटेड, और निकल जाएगी ये ऐसे, क्योंकि अंदर की तरफ तो ये जाएगी नहीं। ठीक है, हमें ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो प्रकाश किरण है वो अंदर से आ रही है। तो जो है यहाँ पर इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो भी आपको मिलेगी प्रकाश किरण, वो प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, बस ये क्या होता है, टकराती है और फोकस से निकल जाती है। ठीक है, फोकस इसका होता क्या, हाँ अंदर है, तो बस हमें वहाँ से क्या है, आती हुई प्रतीत होगी। अगली आपकी सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी कि अगर आपकी कोई भी प्रकाश किरण कहाँ से आए, फोकस से आ रही है, किधर से आ रही है, आता हुआ निशान ये लगा है ना, फोकस से अगर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई। सेम आपका ये किस में जाएगा, आपका उत्तल दर्पण में भी सेम यही कंडीशन बनती है। इस तरीके से हमने बना दिया, लेकिन उत्तल दर्पण में हम इसका यूज़ करेंगे नहीं। अगर आपका वहाँ भी हो तो भी क्या होगा, फोकस से अगर कोई जा रही है किरण, ये रहा F और ये रहा C, मान लीजिए कोई किरण आपकी इस तरीके से, फोकस है ना, तो इस तरीके से आएगी, पता चलेगा ना फोकस से आ रही है, और ये किसके समांतर हो जाएगी, आपकी मुख्य अक्ष की। ठीक है, बस एरो से पता चलेगा कि कौन सी किरण किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, बहुत ही इजी कंडीशन है आपकी थर्ड कंडीशन। अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो वो किरण क्या है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी दिशा में आपकी वापस लौट जाएगी। अब ये जब आपने ये तीनों कंडीशन समझ ली ना, अब आप प्रतिबिंब को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम वापस आते हैं अवतल और उत्तल दर्पण पर। तो याद रखना, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनने की कंडीशन है वो आपकी 6 कंडीशन है, और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कितनी कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन है। कौन कौन सी है देखते हैं। तो अवतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की पहली कंडीशन आपकी होती है कि जब हम वस्तु को रख दें अनंत पर, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होगी। अनंत पर रखी, इसका मतलब वस्तु हम शो नहीं कर रहे हैं कहाँ है, अनंत पर है, अनंत तो कहीं भी होगा ना। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश किरण को हम किस तरीके से मानते हैं कि प्रकाश किरण एक क्या आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, और कहाँ से आपकी निकलेगी कि किरण, फोकस से निकल जाएगी। और दूसरी किरण भी क्या है, आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है नीचे वाली, और ये भी कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। दोनों कहाँ पे मिली हैं, फोकस पर मिली, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, फोकस पर बना होगा। और फोकस पर बना है तो पता भी नहीं चल रहा है, बहुत छोटे आकार का बना हुआ है। तो ये मतलब प्रतिबिंब बना कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी आपकी, फोकस पर। ठीक है, जो क्वेश्चन बनेगा वो पहला यही बनेगा कि अगर वस्तु आपकी अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, देख रहे हैं ना, पॉइंट के आकार का, यानी कि बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इस कंडीशन में आपका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इसको तैयार कर लो। प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी होगी, ठीक है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है, फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो। अब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को उधर से खिसकाना शुरू कर रहे हैं, तो जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना था, प्रतिबिंब वहाँ से खिसकना शुरू हो जाएगा इधर की तरफ। तो हम वस्तु को अब कहाँ ले आए, अनंत और वक्रता केंद्र, ये रहा, वक्रता केंद्र के बीच में हमने वस्तु लाकर रख दी। तो वस्तु के सिरे से क्या होगा, किरण टकराएगी और कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। किधर से लौट आएगी, फोकस से लौट आएगी। और एक किरण फोकस से गई, फोकस से जाने वाली कहाँ से लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये कहाँ मिली, कुछ यहाँ पर मिली। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, ये वक्रता केंद्र और F के बीच में बनेगा। देख पा रहे होंगे प्रतिबिंब कहाँ बना है आपका, वक्रता केंद्र और F के बीच। तो जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी होगी तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आकार देख रहे, दिखाई दे रहा है ना, ये वस्तु रही और ये प्रतिबिंब। आकार क्या है, वस्तु के आकार से छोटा होगा प्रतिबिंब का आकार, और वास्तविक और उल्टा है। देख पा रहे हैं ना, जो ऊपर आपका एरो था वो नीचे हो गया, यानी कि ऐसे की जगह प्रतिबिंब क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा।
अगली कंडीशन है कि हम वस्तु को और आगे खिसका दें, कहाँ आके रख दें, वक्रता केंद्र पर हमने उठा के वस्तु को रख दिया, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है। प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई, कहाँ से लौट आई, फोकस से लौट आई। और एक प्रकाश किरण फोकस से गई, कहाँ से लौट आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही टकराई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो जब वस्तु हमारी केंद्र पर रखी होती, वक्रता केंद्र पर, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो देख पा रहे ना, दोनों इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, वस्तु के आकार के बराबर होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, देख रहे हो ना, उल्टी बनी है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो मुख्य अक्ष के नीचे अगर बनेंगे तो ये सारे आपके कैसे होंगे, उल्टे होंगे। और मुख्य अक्ष के ऊपर बनने लगे प्रतिबिंब तो वो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं और आभासी हो जाएंगे। फिर समझ में आ गए पॉइंट। अच्छा, आपको ये कंफ्यूज हो रहे हो कि हम इतना कैसे याद करें, कैसे समझें। अभी मैं आपको चार्ट के थ्रू इसको समझा दूंगी। आपको जो चीज़ें याद करनी है, क्या याद करनी कि वस्तु कहाँ पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सिर्फ ये आना है, कौन सी किरण कहाँ गई, ये सब ड्रॉ करने को नहीं आने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, क्या मतलब इसी में अगला पॉइंट है आपकी फोर्थ कंडीशन, कि जब वस्तु को हमने क्या किया कि मुख्य फोकस सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये रहा आपका वक्रता केंद्र और ये रहा फोकस, हमने वस्तु को उठा के रख दिया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहाँ से निकल जाएगी, वक्रता केंद्र से, और दूसरी किरण फोकस से आएगी, कहाँ से निकलेगी, आपकी मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों कहाँ पे मिली हैं आपकी, दोनों मिली हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बना आपका, वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसका स्थिति को हम बोलेंगे क्या, ये स्थिति हो गई आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी आपकी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। साइज की बात करें तो वस्तु से ये बड़ा हो गया, और प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है ना, ये कैसा होगा आपका, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ कंडीशन है कि वस्तु को हम और खिसका दें, कहाँ ले जाएं, एफ पर ले जाएं। तो जब आपकी वस्तु को हम एफ पर ले जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको देख लो। जो आपकी किरण है वो क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से लौट आएगी, और एक किरण हम कहाँ भेजेंगे, वक्रता केंद्र से जब हम एक किरण भेजेंगे तो ये किरण आपकी क्या होगा, मिरर से टकरा के और यहीं से वापस निकल आएंगी। ये दोनों किरणें आपकी समांतर चलेंगी, यानी कि दोनों किरणें मिलेंगी तो है नहीं, मिलेंगी अगर कहाँ तो कहाँ मिलेंगी, आपकी अनंत पर जाकर मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमारा अनंत पर बनेगा। समझ में आ गई बात, दोनों किरणें क्या है, समांतर जा रही हैं, इसका मतलब है कि मिलेंगी तो अनंत पर ही मिल सकती हैं। तो जो अगर वस्तु हमारी फोकस पर है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। आकार कैसा रहेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधी सी बात है, मुख्य अक्ष ये रही, यहाँ पर भी बनता है तो भी बड़ा ही है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। देख पा रहे हैं ना, देखो यहाँ पर अगर बनता तब भी कितना बड़ा बनता। तो वही है आपका कि अगर फर्स्ट वस्तु हमारी फोकस पर है तो कंडीशन क्या रहेगी प्रतिबिंब की, अनंत पर, आकार वस्तु से बड़ा, और प्रकृति वास्तविक और उल्टी। नेक्स्ट आपकी सिक्स्थ कंडीशन है कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो। तो फोकस और ध्रुव के, फोकस आपका ये रहा, ध्रुव रहा पी यहाँ पर, इनके बीच में अगर वस्तु रखी है तो पहली कंडीशन में आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, फोकस से लौट जाएगी, और दूसरी किरण क्या जाएगी आपकी, वक्रता केंद्र से जाएगी। अब ये दोनों किरणें इधर आने पर तो क्या हो रहा है, चौड़ी हो रही है, इसका मतलब तो ये कभी मिलने वाली नहीं। ये कहाँ मिलती हैं आपकी, दर्पण के अंदर अगर हम इनको ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी कि यहाँ पर टकराएंगे। तो अब इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रही है इमेज। इमेज तो हमारी सीधी बन गई, सीधी बन गई, इसका मतलब क्या है, इमेज हमारी आभासी भी है, आभासी है ना। अगर सीधी है तो सीधी सी बात है, कैसी है, आभासी है। स्थिति क्या हो जाएगी इसकी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहीं भी बन सकती है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ, दर्पण के पीछे ये कहीं भी बनेगी। तो इसकी स्थिति क्या रहेगी, दर्पण के पीछे। साइज क्या रहेगा, वस्तु से बड़ी बनी है, और प्रकृति कैसी रहेगी, आभासी और सीधी रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट की। मैंने बहुत शॉर्ट में आपका चार्ट बना दिया है। क्या क्या याद करना है, वस्तु कहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आकार कैसा रहेगा, प्रकृति कैसी रहेगी। तो पहली कंडीशन है आपकी कि वस्तु हमने रख दी कहाँ, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, फोकस पर, और आकार प्रतिबिंब का रहेगा बहुत छोटा, प्रकृति रहेगी वास्तविक और उल्टी। ऐसे ही अगर हमने वस्तु को रख दिया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक और उल्टा रहेगा।
सेकेंड थर्ड कंडीशन क्या है कि हमने जो वस्तु है रख दी वक्रता केंद्र पर, उस कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। फोर्थ कंडीशन है कि जब हम प्रतिबिंब को और खिसका दे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले आएंगे तो वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। 4 कंडीशन ये हो गई। 5वीं कंडीशन आपकी क्या होगी कि जब वस्तु को हम रख दें फोकस पर तब हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, साथ साथ वास्तविक और उल्टा होगा। फिफ्थ आपकी 6th कंडीशन है कि हम वस्तु को क्या कर दें, दर्पण के बहुत नज़दीक कर दें, यानी कि फोकस और आपके ध्रुव के बीच हम रख देते हैं, तब जो दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो होती है आपकी दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। आपसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, तो अवतल दर्पण आपका वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब भी बना सकता है और आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी बना सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब जूनियर का टेट वगैरह देंगे तब वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि जो आपका प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के द्वारा वो जो बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा भी बनता है और आभासी और सीधा भी बनता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे होता है। पहली कंडीशन रहेगी कि हमने मान लीजिए वस्तु हमारी कहाँ है, अनंत पर रखी हुई है, तो किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। फोकस कहाँ है इसका, अंदर है, मिरर के अंदर है ना, सीधी सी बात। दूसरी किरण आई वो भी कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। फोकस कहाँ रहा, मिरर के अंदर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मिरर के अंदर, वो भी कहाँ पर बना, फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। साइज कैसा होगा, बहुत छोटे आकार का होगा। और अब बनेगा कैसा, तो जब भी मिरर के अंदर बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, आभासी और सीधा होगा, इसको याद कर लो। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी, फोकस पर रहेगा, बहुत छोटा, आभासी और सीधा। और दूसरी कंडीशन क्या है, 2 ही कंडीशन है, बस 2 ही इसमें तैयार करनी है। दूसरी कंडीशन है कि हम वस्तु को कहाँ ले आए, अनंत और दर्पण के बीच उठाकर रख दें, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस वगैरह क्या है वो सारे दर्पण के अंदर है, वहाँ पर तो वस्तु रखी नहीं जा सकती है। 2 ही जगह, या तो अनंत पर रख दो या फिर दर्पण और अनंत के बीच कहीं भी जगह पर हो वहाँ पर रख दो। तो अगर हमने वस्तु को अनंत और दर्पण के बीच उठा के रख दिया तब उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक किरण हमारी जाएगी, मान लीजिए हमने माना मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो ये कहाँ से लौटेगी, फोकस से होकर लौटेगी। और दूसरी किरण हमने माना भेजी है कि कहाँ से गई, हमारी वक्रता केंद्र से गई, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वक्रता केंद्र से ही निकलती है। कहाँ पे कट हुए, यहाँ पर कट हुए हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। और ये प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से छोटा। तो ये बना पहली बात कहाँ कहाँ पर है, ये रहा आपका मुख्य ध्रुव और ये रहा आपका फोकस। तो जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, मुख्य अक्ष आपका फोकस और ध्रुव के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में आकार कैसा रहेगा, वस्तु से छोटा बना हुआ है ना, या तो घिचपिच हो गई होगी, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ये रहा आपका प्रतिबिंब, ठीक है, ग्रीन ग्रीन से दिख रहा होगा। और ये रही आपकी वस्तु, तो देखो वस्तु से क्या है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है। ठीक, और प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा है। देखो जहाँ वस्तु थी उसी साइड बना है, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर साइड, और नीचे साइड अगर बनेगा तो वास्तविक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी मैंने लिख दिया है कि जो उत्तल दर्पण है इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, केवल और केवल आभासी और सीधा होता है। ये और कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ये नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ कैसा बनाता है, आपका आभासी और सीधे प्रतिबिंब ही बनाता है। चलो फिर, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया आपका, इतना ही रखते हैं आज। ध्वनि बचा हुआ है, ध्वनि आपका कंप्लीट करा दूंगी मैं कल या फिर आज, अभी टाइम तो है 9 बजे तक भी करा सकती हूँ। तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।